हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में KVS PRT TGT के 100 वन लाइनर पेडागोजी क्वेश्चन को इसमें देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और वहीं से प्रश्न आपके बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है। तो ये याद रखिएगा, स्कीमा सिद्धांत जो संज्ञानवाद का जो सिद्धांत दिए हैं, तो वो जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं उसी में आपने स्कीमा पढ़ा होगा। तो स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन होंगे? जीन पियाजे। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक है। तो ये भी संज्ञानवादी के अंतर्गत ही आते हैं, याद रखिएगा। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो कौन सी अवस्था है? वो चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, चिंतन प्रारंभ कर देता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, जो कि 7 से 11 वर्ष का होता है, लेकिन समस्या का समाधान पूर्णतः वह नहीं कर पाता है। तार्किक क्षमता उत्पन्न होने लगती है, लेकिन इसमें वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है, तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो वो है विद्यालय और उनका कक्षा भवन। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, अगला प्रश्न क्या है कि एक सेकेंड, अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ और बच्चे अपनी दुनिया के बारे में समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो ये जीन पियाजे का ये मत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि बहुत लंबा प्रश्न है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। क्वेश्चन समझिए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल खेल के माध्यम से सीखता है। यह किसने कहा है। तो ये भी याद रखिएगा, स्ट्रेंग ने कहा है। ठीक है, अगला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये BBI लगा लीजिएगा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा हुआ है। तो ये है जीन पियाजे। परिवार एक साधन है। कौन सा साधन है। तो याद रखना है, अनौपचारिक साधन है। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। ये पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था, एरिक्सन महोदय ने दिया है। समायोजन की जो अवस्था है कौन सा होता है। तो शैशवावस्था होता है। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है। 3 वर्ष, है ना। जो प्ले स्कूल होता है वो 3 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है। औपचारिक शिक्षा ये 6 वर्ष है ना। नेप में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो जो स्कूलों में दी जाती है शिक्षा, उसको ही औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो जो आंगनबाड़ी में दी जाती है, ठीक है, या घर में भी मिलती है उसको। समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है। तो ये क्या होती है, जीवन भर चलते रहती है ना। बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है। तो ये 3 माह में पहचानने लगता है। शर्म की अवस्था कौन सी होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, शैशवावस्था को शर्म की अवस्था कहते हैं। आपस में झगड़ने की भावना कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है। तो ये बाल्यावस्था में उत्पन्न होती है और इसे याद रखिएगा, गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है और गंदी अवस्था भी इसीलिए इसको कहा जाता है। गंदी अवस्था का मतलब ये नहीं कि मतलब गंदी चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं, नहीं, मतलब जब वो शैशवावस्था के तुरंत ठीक बाद 6 साल का जैसे होता है, 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है, तो क्या होता है, वो अपने गैंग के एज, यानी कि जो भी उनके अवस्था वाले बच्चे हैं, यानी कि हम उम्र के जो भी बच्चे हैं उसके साथ वो खेलने कूदने लगता है और अपने कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे कर लेता है। तो इसीलिए इसको गंदी अवस्था के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो बाल अवस्था को
यंग एज समूह की भी अवस्था कही जाती है, क्योंकि समूह के बच्चों के साथ वो ज़्यादा ही खेलते कूदते रहता है। शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है, ये मैंने बताया था। और वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का कितना होता है, 1400 ग्राम होता है ना। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, 20। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है, तो ये अरस्तु ने कहा है, पता होना चाहिए आप लोगों को। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है, तो ये कौन सी अवस्था में होती है, शैशवावस्था में होती है। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है, तो मैंने बताया था किशोरावस्था में, जो 12 से 18 वर्ष का होता है। देखिए ये आ गया प्रश्न, बालक की गिरोह की अवस्था कौन सी होती है, तो ये बाल्य अवस्था होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सीटेट में और केवीएस में ये धुआंधार करके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में आती है, तो ये किशोरावस्था ही होता है। मैंने बताया था, जो अगर बैड ग्रुप उसका मिलता है, तो बैड पेयर जो ग्रुप होते हैं उसके बैड मतलब वही जहाँ पे उसको नकारात्मक चीज़ें मिलती हैं, अगर नकारात्मक मिलती है तो नकारात्मक के साथ जाता है, और सकारात्मक मिलता है तो वो अच्छी चीज़ों के साथ जाता है। तो इसीलिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है इस एज में बच्चों के साथ। अब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा और बाल्टर ने दिया है। मनोसामाजिक, ये फिर से आ गया, देखिए एरिक्सन ने दिया है, फिर से आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में विश्व, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, माफ़ी चाहेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी प्रश्न। अनुकरण की अवस्था कहा जाता है, तो अनुकरण की अवस्था यानी कि देख के करने की अवस्था, तो ये शैशवावस्था होती है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है, तो वो शैशवावस्था में ही होती है। सामाजिकता को मापने की विधि सोशियोमेट्री। वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था, तो ये भी याद रख लीजिएगा, एडलर में, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय कितना हो जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। 6 माह में बालक का वजन कैसा हो जाता है, तो ये 2 गुना हो जाता है। ये सभी भी आते रहते हैं क्वेश्चन। जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है, 20 इंच होती है, 20 इंच होती है। देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, उसका आदर्श रूप। शिक्षा का बर्ताव किस तरह होना चाहिए, ये शिक्षा नहीं, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है, शिक्षक, तो शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी होनी चाहिए। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं, यानी लीडरशिप करने लगते हैं, तो वो किशोरावस्था होता है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है, देखिए मैंने कल ही बताया था, प्राथमिक शिक्षक के लिए जो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है, बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है, बुनियादी स्तर पर शिक्षा देना क्यों बेहतर है मातृभाषा में, तो मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में क्या होता है, सहयोग करता है। बच्चा अपनी भाषा को समझता है, मातृभाषा को समझता है, तो अगर वो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में अगर आप समझाते हैं तो बच्चे बहुत ही बेहतर ढंग से सीखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों का है 46 पे आ गए हम लोग। खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो ये पूर्व बाल्यावस्था होती है। जो बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष मैंने बताया था, और जो पूर्व बाल्या की अवस्था होती है कितना, 6 से 9 वर्ष मैंने बताया था, तो वो खिलौनों की आयु की अवस्था होती है। अगला है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण गृह कौन सा होता है, तो वो इदम में है। इदम आ गया, देखिए जो मनोविश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक कौन है, फ्राइड महोदय हैं। फ्राइड महोदय ने बताया कि इच्छाओं की जब पूर्ति नहीं होती है तो उनका जो भंडारण गृह होता है वो इदम, मनोसामाजिक नहीं, मनोविश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक हैं फ्राइड। और फ्राइड ने 3 चीज़ों को इसमें ऐड किया है। कौन कौन सी चीज़ें बताइए विकास की, कि इदम, अहम, बड़ा हम। ठीक है, अगला प्रश्न है
छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है? तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर उसे पढ़ाना। शिक्षा के खेल विधि का अर्थ क्या है? तो खेल की क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50वां क्वेश्चन हम लोगों का आ गया है, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रोजेक्ट विधि को। प्रोजेक्ट विधि मतलब प्रयोजनवाद। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताए जाते हैं? तो वो है आगमन विधि, है ना। और निगमन विधि ठीक इसका उल्टा है, पहले नियम बता दिए जाते हैं और बाद में उदाहरण दिया जाता है। लेकिन आगमन विधि बहुत ही ज़बरदस्त है बच्चों को सिखाने के लिए, और शिक्षकों को इसी का सबसे अधिक इस्तेमाल करना चाहिए, जो सरल से जटिल की ओर जाता है। पहले आसानी फिर धीरे धीरे जटिल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आ गया निगमन विधि भी। वो कौन सी विधि जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताए जाते हैं? तो ये है निगमन विधि। ठीक है, अगला है देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो ये प्रदर्शन विधि पर आधारित है। ठीक है, देखिए देखो सुनो और समझो, और नीचे क्या है? देखिए देखो सुनो और बोलो किस विधि पर है? तो ये है प्रयोगात्मक विधि। थोड़ा सा अंतर है लेकिन अंतर को समझना है। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो वो है आगमन विधि में। ठीक है, कड़ के सीखने पर कौन सी विधि पे जोर लगता है? तो वो है प्रयोगशाला विधि। ये बेस्ट मेथड होता है कड़ के सीखना। बच्चे को छोड़ दीजिए, बच्चे जो भी करना चाहते हैं उन पे छोड़ दीजिए, बस थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दीजिए और उसके बाद जो भी बच्चे करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। वो स्वयं गलती करेंगे, स्वयं सीखेंगे। तो ये अगला है 57 नंबर है किंडरगार्टन विधि, जो LKG और UKG बच्चे को दिया जाता है। तो ये फ्रोवेल विधि है। ठीक है, फ्रोवेल ने दिया है। इस किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो वो है फ्रोवेल महोदय। इस विधि में क्या होता है? बच्चे खेल और करके सीखते हैं, यानी कि खेलते भी हैं और स्वयं करते हैं। जो भी उनको त्रुटि करनी होती हैं तो त्रुटि से वो सीखते हैं। त्रुटि मतलब कोई गलती। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो ये मारिया मॉन्टेसरी है। ये भी याद रख लीजिएगा, इटली की थी ये। ठीक है, यह विधि इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर यह बल देती है, यानी कि बच्चे अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा सीखेंगे। इस पर किसने बल दिया? तो मॉन्टेसरी ने बल दिया। खेल पद्धति के जनक कौन है? तो ये हेनरी कॉल्डवेल है। कौन है? हेनरी कॉल्डवेल। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। बहुत ही VBI है क्वेश्चन सब, बिल्कुल भी इसको ध्यान से नहीं उतारिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। ज्ञानात्मक विकास का नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित यह कथन किसका है? तो ये जीन पियाजे का है। देखिए ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, अन्वेषण पर आधारित होता है, तो वो जीन पियाजे ने कहा है। किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल माना है? तो ये बताए थे कल, लेव वाइगोत्स्की। किस विद्वान ने नैतिकता की विकास के सिद्धांत दिए हैं? तो लॉरेंस कोहलबर्ग। पियाजे के अनुसार दो को बच्चे किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है? तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। पता ही होगा आप लोगों को, ये पढ़े, ये भी बताए थे। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो ये सात्मीकरण या आत्मसात्मीकरण कह सकते हैं इसको। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से होता है? तो ये होता है किशोरा अवस्था से। अगला है बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण और खोज का सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो इन्होंने जीन पियाजे ने ही दिया है। ठीक है, कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक की अवस्था कौन सी होती है? तो जन्म से 2 वर्ष की होती है, जिसे पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत, वो मतलब पहला स्टेप जो होता है उसका, उसी के अंतर्गत आता है। बुद्धि का पदानुकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया है? तो ये याद रख लीजिएगा, फिलिप बर्नर। अब देखिए बुद्धि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से 70वां क्वेश्चन है हम लोगों का, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया है? तो JP गिलफोर्ड ने दिया है, याद रखिएगा।
विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक को देख लीजिए। कल मैंने बता दिया था विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, पिछड़े बालक भी आएंगे, गूंगे भी आएंगे, बहरे और अंधे भी आएंगे, सृजनशील बालक भी आएंगे और संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक भी आएंगे। यानी कि मैंने कल बताया था ना, जो बहुत तीव्र मतलब मस्तिष्क के हैं, जिनको मतलब जो IQ लेवल कह सकते हैं 120+ के हैं, और ये पिछड़े बालक हैं जो 70 से नीचे ही हैं मतलब IQ लेवल, और जो विकलांग बच्चे हैं वो भी आएंगे, और सृजनशील बालक भी इसमें आएंगे, यानी कि जिसमें क्रिएटिविटी की क्षमता है, और संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक भी आएंगे, यानी कि जो इमोशन से पिछड़े हैं, यानी कि जिनको इमोशन का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो वो उस तरह के बालक भी इसमें ऐड होंगे जो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, देखिए विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणियों में नहीं आते, लेकिन यहाँ पे ये नोट मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। लेकिन देखिए विकलांग कहने का मतलब ये भी होता है कि गूंगा, बहरा और अंधा ये सब क्या आएंगे, विकलांग के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन अब ये नहीं कि सभी पूर्ण रूपेण ये विकलांग होंगे, तो वैसे बच्चे विकलांग के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक है, अब समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? तो विशिष्ट बालकों के लिए जो बनाई गई शिक्षा है, नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, मतलब किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते। समावेशी शिक्षा पर एक वीडियो बनी हुई है, उसको आप ज़रूर जाके देख ले। इसमें क्या होता है, समान बच्चे और विशिष्ट बच्चे को एक ही कक्षा में रखकर समावेशी शिक्षा दी जाती है, यानी शिक्षा दी जाती है। ठीक है, अब प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? तो ऐसे बालक जिसका जो IQ लेवल है 110 से अधिक होता है। ठीक है, अभी मैंने समझाया 120+ वालों के लिए। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? तो जिनका IQ लेवल 90 से भी कम होता है। ठीक है, अगला है सामान्य बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है? तो 90 से 110 के बीच जो होता है, तो वो सामान्य बुद्धि के बालक के अंतर्गत आते हैं। सृजनशील बालक क्या होता है? तो जो बालक कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं या नए आविष्कार या अनुसंधान करते रहते हैं, वो सृजनशील बालक आएंगे, और इसका भी जो IQ लेवल है 120+ होगा, और सृजनशील बालक मतलब प्रतिभाशाली बालक। ठीक है, अगला है देखिए वांछित बालक किसे कहेंगे? तो वांछित बालक वो होते हैं जो शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वो क्या है, किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जैसे आदिवासी क्षेत्र के बच्चे या मतलब ये समझ सकते हैं बाई के बच्चे, मतलब होते हैं मजदूर के बच्चे, मतलब जो गलत कार्य में जो लगे रहती हैं महिलाएं, उनके बच्चे, और आदिवासी क्षेत्र के बच्चे और मजदूर के बच्चे, ये सब क्या होंगे, वंचित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब है बाल अपराधी बालक कौन होते हैं? तो बाल अपराधी बालक वे होते हैं जो समाज के मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, तो वो बाल अपराधी बालक के अंतर्गत आता है। अब अगला है बाल अपराधियों के प्रकार बताएं। तो बाल अपराधी के प्रकार देखिए, सबसे पहले चोरी करने वाले जो बालक होते हैं, दूसरा है स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाला बालक, स्कूल में मारपीट और हिंसा करने वाले बालक, स्कूल में रिपोर्ट कार्ड से छेड़छाड़ करें, यानी कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो उदंड रहते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, बाल अपराधी बालक के अंतर्गत वे आते हैं। अगला है प्राय बालक चलना किस वर्ष में सीख जाता है? तो लगभग 1.5 वर्षों में वो सीख जाता है। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, यानी कि पहला तो होगा शैशवावस्था, फिर होगा बाल्यावस्था, फिर होगा किशोरावस्था। अगला है बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध और प्रेम का विकसित होना, यह कथन किसका है? तो ये वॉटसन का है। अगला है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया है? तो विलियम हिले के द्वारा खोला गया है। अगला क्वेश्चन है किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो वो है अभिवृक्क ग्रंथि होता है। अगला प्रश्न है 86वां प्रश्न है वातावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? रॉस ने कहा है।
मैंने आनुवांशिकता और वातावरण पे वीडियो बनाया, उसमें मैंने इसको अच्छे से कवर करवाया है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो अल्फ्रेड बीने हैं, ठीक है। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है तो वो संवेगात्मक विकास का है, ठीक है। अगला है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है तो वो कितने ईस्वी कह रहे हैं, वर्ष में हो जाते हैं? तो 11 वर्ष में वो उत्पन्न होने लगता है, जिसको मूर्त अवस्था कहते हैं। अगला है कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो ये अभिप्रेरणा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत ही है, जो दिए कौन है? अल्फ्रेड बीने। और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो ये फ्रांस के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो ये स्पीयरमैन पहले संख्यांकीय विषय के प्रोफेसर थे, बाद में ये मनोविज्ञान के प्रोफेसर हो गए। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किसे बताया? तो इन्होंने चिंतन से बताया कि बुद्धि का संबंध चिंतन से है। अगला प्रश्न है बालक के भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो बालक की भाषाई विकास का जो क्रम है, देखिए यही है, ये कभी कभी क्रम पूछ भी देता है। तो ये रोना, जिसको रुदन, क्रंदन, फिर बलबलाना, फिर हाव भाव। अगला प्रश्न है बालक किस उम्र में वाक्य द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो 5 वर्ष में कह पाता है अपनी वाक्यों को। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? व्यंजन। वह सबसे पहला शब्द क्या बोलता है? माँ। अब तो कुछ बच्चे पापा भी बोलने लगे हैं। बालक सबसे पहले किसकी भाषा की पहचानता है? बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो अपनी माँ की भाषा को ही पहचानता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द वही आवाज़ें आती रहती हैं हद से ज़्यादा। जो उसकी माँ की भाषा होती है वही उसकी मातृभाषा होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये पेडागोजी के 100 प्रश्न थे। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो और आपके एग्ज़ाम के लिए तो 1 नंबर। चलिए तैयारी करते रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।